हार्दिक स्वागत है। और कक्षा 12 का अध्याय नंबर 5, इसका पार्ट जो तीसरा पार्ट था, ये आपका कम समय का ही डला है, कुछ अधूरा रह गया था। तो इसमें देखेंगे आगे यहाँ से पार्ट नंबर 4 में चलवासी पशुचारण में कौन कौन से पशुओं को पाला जाता है। तो चलवासी पशुचारण में एक तो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है, इसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय तथा बैल, एक सहारा तथा एशिया के जो मरुस्थल हैं, इन सहारा और एशिया के मरुस्थल में भेड़, बकरी और ऊँटों को पाला जाता है। तिब्बत और जो एंडीज पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ लिखेंगे अब आप, तिब्बत और एंडीज पर्वतीय क्षेत्रों में याक और लामा, यहाँ पाले जाने वाले जो पशु हैं तिब्बत और एंडीज पर्वतीय क्षेत्रों में, यहाँ कौन से हैं, याक और लामा, याक और लामा यहाँ पाले जाते हैं। इसके बाद में ये जो क्षेत्र है ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं, और ध्रुवीय क्षेत्रों में भी मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, इसको लिख लो आप, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, और इसमें पाले जाते हैं ज़्यादातर रेनडियर। यहाँ पाले जाने वाले पशु कौन से हैं, रेनडियर हैं, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में, जो आर्कटिक प्रदेश भी है, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र। और यहाँ कौन सा हो जाएगा, एक आर्कटिक प्रदेश। तो ये जो आपका पीछे पॉइंट रहा था उसको पहले पूरा कर लो। पहले हेडिंग आपकी डलाई हुई है, उसमें अपन ने बात कर ली थी थोड़ी सी, पुनः आप देख लें जो हेडिंग आपकी डाली हुई है, चलवासी पशुचारण में पाले जाने वाले पशु की, चलवासी पशुचारण में कौन कौन से पशुओं को पाला जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका से तात्पर्य है कि कक्षा 11 में आपको पढ़ाया गया था कि जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, कांगो बेसिन है, ये पिग्मी वगैरह, जायरो वगैरह, ये जो जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं, कांगो जो प्रदेश है, अमेजन बेसिन है, ये सारा का सारा उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, और इसमें गाय बैल मुख्य रूप से पाले जाते हैं। यह सहारा मरुस्थल है, और एशिया के जो मरुस्थल हैं, एशिया का और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सहारा मरुस्थल, जो कालाहारी मरुस्थल हैं, सहारा मरुस्थल हैं, थार के मरुस्थल हैं, ये सारे जितने भी मरुस्थल हैं इनमें भेड़ बकरी उनको पाला जाता है। तिब्बत और जो एंडीज पर्वतीय क्षेत्र हैं, यानी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं याक और लामा जैसे पशुओं को पालते हैं। और इसी के साथ में उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र हैं, आर्कटिक प्रदेश हैं, इनमें पाले जाने वाले जो पशु हैं वो रेनडियर हैं। तो आपको एक तो प्रदेश का ध्यान रखना है, कौन से प्रदेश में और कौन सा पशु है वो पाला जाता है, कौन से प्रदेश में कौन सा पशु पाला जाता है, इसका आपको पता लगाना है। इसके बाद में आप हेडिंग डालें, वर्तमान में चलवासी पशुचारकों की संख्या घटने का कारण। हेडिंग डाल लो, वर्तमान में चलवासी पशुचारकों की संख्या घटने का कारण। वर्तमान में चलवासी जो पशुचारक हैं इनकी संख्या है वो कम होती जा रही है, इनकी संख्या घटती जा रही है। तो इसका कारण क्या है, इसमें पहला कारण लिखेंगे जो राजनीतिक सीमाएं हैं इनका अधिरोपण कर दिया गया है। तो पहला कारण लिख लो, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, राजनीतिक सीमाओं का क्या कर दिया गया है, अधिरोपण कर दिया गया है। और दूसरा जो कारण है वो देशों के द्वारा, दूसरा कारण लिखेंगे देशों के द्वारा नई बस्ती, देशों के द्वारा नई बस्ती योजना बनाना। ये दो कारण हैं। इन दो कारणों की वजह से वर्तमान के अंदर जो चलवासी पशुचारक हैं, जो अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम फिर करके चराते रहते हैं, इनकी संख्या घटने के मुख्य रूप से दो कारण हैं।
ध्यान देंगे राजनीतिक सीमाओं का जो अधिरोपण है इसका तात्पर्य क्या है। प्राचीन समय में जैसे दो देश हैं, दो देशों की क्या है ये सीमा है, यहाँ जो सीमा है इस सीमा पर प्राचीन समय में किसी प्रकार का कोई अधिरोपण, अधिरोपण का मतलब किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं था। वर्तमान समय में जो जनसंख्या बढ़ी है, विभिन्न प्रकार के वाद विवादों से बचने के लिए सभी देशों ने क्या कर ली, अपनी अपनी सीमा पर या तो चार दीवारी या फिर मतलब क्या कर दिया, या तारबंदी कर लिया। इसलिए एक देश से दूसरे देश में ये जलवासी पशुचारक हैं, ये प्रवेश नहीं कर सकते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो अपने खेत हैं, इन खेतों में भी पहले क्या नहीं हुआ करती थी, इस प्रकार से सीमाओं का अधिरोपण नहीं हुआ करता था, जिससे जो पशुचारक है वो एक खेत से दूसरे खेत में अपने पशुओं का आसानी से उनका पालन पोषण कर लिया करते थे, चला लिया करते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है, प्रत्येक जो खेत हैं, छोटा एग्जाम्पल है, इसी प्रकार से देश की सीमाओं पर सीमारोपण कर दिया गया है, उनका अधिरोपण कर दिया गया है, जिससे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इन चलोवासी पशुचारकों को अपने पशुओं को चराने में परेशानी आती है। इसलिए इनकी धीरे धीरे इन्होंने अपने व्यवसाय को क्या कर दिया, कम कर दिया। इसलिए धीरे धीरे चलवासी पशुचारकों की संख्या घटती जा रही है। इसके बाद में आप बात करेंगे, आगे वाला जो कारण है वो क्या है, देशों के द्वारा नई बस्ती योजना बनाना। अब नई बस्ती योजना में क्या है, नई बस्ती योजना में है कि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो पहले सरकार की जो पड़त भूमि हुआ करती थी, जोड़े वगैरह जो चारागाह वगैरह हुआ करते थे, उन चारागाहों के अंदर जनसंख्या को बसाने के लिए मतलब क्या की जा रही है, जमीन है, भूखंड है, वो आवंटित किए जा रहे हैं। कोई भी जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे विद्यालय का बनाना है, कोई भी अस्पताल का खोलना है, या मतलब पावर हाउस वगैरह लगाना है, अन्य कोई भी सरकार की जो नवनिर्माण योजनाएं हैं, वहाँ भूखंड नहीं है, शहरों में भूखंड नहीं है, और इनमें भूखंड नहीं होने की वजह से नई जो योजनाएं हैं वो ज़्यादातर जो पहले पड़त भूमि हुआ करती थी, चारागाह भूमि हुआ करती थी, जहाँ पहले ये लोग चरवासी पशुचारक थे, वो अपने पशुओं को चराया करते थे, वहाँ सरकार के द्वारा नई बस्ती योजना बनाने के कारण उन क्षेत्रों में कमी आई है, और कमी आने की वजह से चलवासी पशुचारकों की संख्या भी घट रही है। तो ये था कि वर्तमान के अंदर जो चलवासी पशुचारक हैं इनकी संख्या घटती जा रही है। इसका कारण वर्तमान में चलवासी पशुचारकों की संख्या है वो क्यों घटती जा रही है। ये जो बात की है वो हमने चलवासी पशुचारण की है। चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं, चलवासी पशुचारण की विशेषता, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, ऋतु प्रवास करने वाली जातियां, ग्रीष्म काल में ऋतु प्रवास है यानी मैदानी क्षेत्रों में, और एक हमारा टुंड्रा प्रदेश आया था, मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में ऋतु प्रवास कैसे होगा, शीत ऋतु में ऋतु प्रवास कैसे होगा। टुंड्रा जो प्रदेश थे उनमें ग्रीष्म काल में ऋतु प्रवास कैसे होगा और शीतकाल में ऋतु प्रवास कैसे होगा। तो ऋतु प्रवास के बारे में हमने बात कर ली, ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियों की बात कर ली। हमारे हिमालय क्षेत्र में चलवासी पशुचारक जो जाति हैं वो कौन कौन सी हैं, गुज्जर, बकरवाल, भट्टी है ना, गद्दी, इस प्रकार की जो बूटिया, इस प्रकार की जो ये जाति हैं जो चलवासी पशुचारक हैं, इनकी हमने बात कर ली है। चलवासी पशुचारण के क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ चलवासी पशुचारण किया जाता है, और एक चलवासी पशुचारकों की पशुचारण के क्षेत्रों में, अलग अलग चलवासी पशुचारण क्षेत्रों में कौन कौन से पशुओं को पाला जाता है, इन सब की हमने बात कर ली है। वर्तमान में चलवासी पशुचारकों की संख्या है वो घटती जा रही है, इसकी हमने बात कर ली है। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पशुचारण। हमने जो बात किया था पशुचारण है वो दो प्रकार का होता है, एक वाणिज्य पशुधन पालन था और एक चलवासी पशुचारण या चलवासी पशुधन पालन था। अब हम बात करेंगे वो वाणिज्य पशुधन पालन की या स्थायी पशुपालन की हम बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लें, हेडिंग डालो वाणिज्य पशुधन पालन या इसको स्थायी पशुधन पालन कहा जाता है। दो प्रकार का आया था ना, एक प्रकार की हमने बात कर ली है, और अब आप हेडिंग डाल लें वाणिज्य पशुधन पालन या इसको कहा जाता है स्थायी पशुधन पालन, वाणिज्य पशुधन पालन या स्थायी पशुधन पालन।
यहाँ नाम से ही आपको पता चल रहा है, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार, स्थायी का मतलब आप समझते हैं कि एक जगह फिक्स हो। तो वाणिज्य पशुधन पालन या स्थायी पशुधन पालन क्यों नाम दिया गया, यहाँ नाम से आपको पता चल रहा है कि इस पशुधन पालन में जो भी पशु पाले जाएंगे उन पशुओं को एक जगह स्थायी रूप से उनको बांध करके पाला जाता है, स्थायी रूप से बाड़ों में उनको पाला जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्थायी पशुधन पालन। और इस पशुधन पालन का मुख्य उद्देश्य है वो जीवन निर्वाह करना नहीं होता है, इस पशुधन पालन का मुख्य उद्देश्य है वो व्यापार होता है। जो पशुपालक होता है वो मुनाफा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए क्या करेगा, इस प्रकार का पशुधन पालन करेगा। तो नेक्स्ट इसमें लिखिए क्या क्या होगा, इसकी विशेषता लिखते जाओ। यह व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है। पहली विशेषता यह क्या है, व्यवस्थित एवं, यह व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है। नेक्स्ट लाइन में डैश लगा के लिखें, यह व्यवसाय, यह व्यवसाय पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, यह व्यवसाय पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। नेक्स्ट लिखें, यह एक विशिष्ट प्रकार का, विशिष्ट प्रकार का पशुपालन है जिसमें एक ही प्रकार के, जिसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। इसके बाद में लिखेंगे, इस पशुपालन का मुख्य उद्देश्य इस पशुपालन का मुख्य उद्देश्य मांस, ऊन, दूध, खाल यानी चर्म आदि उत्पादों को दूध, खाल आदि उत्पादों को वैज्ञानिक ढंग से, आदि उत्पादों को प्राप्त कर वैज्ञानिक ढंग से संसाधित करके, डिब्बा बंद कर विश्व बाजारों में निर्यात किया जाता है, विश्व बाजारों में क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। इसके बाद में लिखेंगे, इस पशुपालन में इस पशुपालन में मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन तथा जननिक सुधार बीमारियों पर, प्रजनन जननिक सुधार
बीमारियों का नियंत्रण एवं स्वास्थ्य पर दिया जाता है, एवं स्वास्थ्य पर दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, वाणिज्य पशुधन पालन में मुख्य रूप से गाय, बैल, भैंस, घोड़े आदि पशु पाले जाते हैं, और एक विशेषता और लिख लो, वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र, नीचे से लिख लो वाणिज्य, इसके नीचे लिखना आप, मैं लिख रहा हूं वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र है, और इसमें लिख लो आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, यूरुग्वे, यूएसए आदि। ये आपका वाणिज्य पशुधन पालन या स्थायी पशुधन पालन की मुख्य विशेषताएं थी। वाणिज्य पशुधन पालन या स्थायी पशुधन पालन की मुख्य विशेषताएं हैं। अब देखो कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह क्या है, एक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है। तुलना करना, दोनों में आपको अंतर पूछा जाएगा, मैं केवल यहाँ लिखूंगा तो उन दोनों में अंतर लिखोगे। चलवासी पशुचारण में और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर क्या है, तो दोनों की विशेषता क्या है, अंतर है। चलवासी पशुधन जो पालन था, उस चलवासी पशुधन पालन में हम देख रहे थे कि ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता भी नहीं होती है, ज़्यादा तकनीकी की आवश्यकता भी नहीं होती है, ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं होती है, और वो क्या नहीं होता है, व्यवस्थित भी नहीं होता है, अव्यवस्थित पशुधन पालन होता है। ये कैसा पशुधन पालन है, व्यवस्थित है, पशुओं को पूर्णतः व्यवस्थित रूप से बांध करके पाला जाता है, और पशुओं की बीमारियों का ध्यान रखने के लिए उनकी जो जननिक सुधार बीमारियां हैं या जननिक सुधार वाली जो बीमारी है, प्रजनन है, इस प्रकार का इसमें ध्यान ज़्यादा रखा जाता है। उनकी नस्ल सुधार के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा नस्ल की सुधार का उद्देश्य ज़्यादा होता है, तो उसमें पूंजी चाहिए, तो ये व्यवस्थित भी है और क्या है, पूंजी प्रधान है। दूसरा ये जो बात है, ये पशुपालन जो है, ये व्यवसाय जो है वो पश्चिमी संस्कृति से ओतप्रोत है, पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, क्योंकि पश्चिमी संस्कृति के जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, स्थायी पशुधन पालन करते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पशुपालन है, क्या है, एक विशिष्ट प्रकार का पशुपालन है, और यहाँ विशिष्ट शब्द से तात्पर्य है कि इसमें क्या किए जाते हैं, एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। यानी दर्शक जो है या तो घोड़े पालेगा या गाय पालेगा या बैल पालेगा या भैंस पालेगा, लेकिन एक ही प्रकार के पशुओं का है वो पालन किया जाता है। उद्देश्य हो गया, इस पशुपालन का मुख्य उद्देश्य मांस है, ऊन है, दूध है, चर्म है आदि उत्पादों को, देखो इतना ही नहीं है, ये प्राप्त करना ही नहीं है, मांस, ऊन, दूध, खाल ये तो प्राप्त करेंगे। प्राप्त करने के बाद में क्या करेंगे, वैज्ञानिक ढंग से उनको संसाधित करेंगे, वैज्ञानिक ढंग से उनको पैक करेंगे, उनको डिब्बों में बंद करेंगे, और आसपास में नहीं बेचा जाता है। कहाँ बेचा जाता है, विश्व बाजारों में बेचा जाता है, जहाँ इन उत्पादों की ऊंची कीमत मिलती है, उन देशों में, उन बाजारों में इनको निर्यात किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि वाणिज्य पशुधन पालन में जो भी कृषक को या पशुपालक को जो भी उत्पाद प्राप्त हो रहा है, उस उत्पाद को वो कम कीमत पर नहीं बेचता है, उस उत्पाद को वो क्या करता है,
अधिक कीमत पर बेचेगा और उसको वैज्ञानिक ढंग से क्या करेगा, संसाधित करेगा, उसको वैज्ञानिक ढंग से उसकी साफ सफाई करेगा, डिब्बों में उसको पैक करेगा, डिब्बों में पैक करके विश्व बाजार में बेच देगा। इस पशुपालन में मुख्य जो ध्यान है वो पशुओं के प्रजनन पर, मुख्य ध्यान किस पर दिया जाता है, पशुओं के प्रजनन पर, उनके जननिक सुधार और बीमारियों पर, जननिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण और स्वास्थ्य की क्या रखी जाती है, देखभाल रखी जाती है। ये पशु है गाय, बैल, भैंस, घोड़े, ये पशु हैं। और इसके क्षेत्र जो है ये न्यूजीलैंड आपको पता है यूरोपीय महाद्वीप का देश है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है और यूरुग्वे, यूएसए, और इन देशों में क्या किया जाता है, वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। इसके बाद में आप लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालो, वाणिज्य पशुधन पालन की विधि। ये तो क्या थी, वाणिज्य पशुधन, सुनो, ये तो वाणिज्य पशुधन पालन की विशेषता थी। इसमें आपका एक प्रश्न और बनता है, चरवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर। पहले आप एक बीच में पॉइंट डाले, चरवासी पशुचारण तथा वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर। हेडिंग डालेंगे यहां, चरवासी पशुचारण तथा वाणिज्य पशुधन पालन, वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर, यानी चरवासी पशुचारण में और वाणिज्य पशुधन पालन में क्या अंतर है। तो आप एक कॉलम में तो लिख लो चरवासी पशुचारण और टेबल बना लो, और दूसरे कॉलम में लिख लो वाणिज्य पशुधन पालन, या इसका नाम दूसरा क्या है, स्थायी वाणिज्य, या इसको आप क्या कर सकते हो, स्थायी पशुधन पालन। एक आप क्रम संख्या का और बना लो यहाँ, क्रम संख्या। अब इसमें अंतर लिखते जाएं। नंबर 1, पहला अंतर देखेंगे। देखो सबसे पहला जो नाम है वो चरवासी पशुचारण। चरवासी पशुचारण का मुख्य उद्देश्य है, ये पशुचारक का अपना जीवन निर्वाह करना होता है, और वाणिज्य पशुधन पालन का मुख्य उद्देश्य है वो व्यापार होता है, लाभ कमाना। तो इसमें लिखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य जीवन निर्वाह करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या करना है, जीवन निर्वाह करना है। वाणिज्य पशुधन पालन के सामने लिखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार है। व्यापार करना, कहने का मतलब लाभ कमाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार करना, यानी लाभ कमाना है। दूसरा इसमें आप अंतर देखेंगे तो यह एक क्या है, अव्यवस्थित पशुपालन है, जिसमें पशुओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, जिसमें पशुओं की क्या नहीं होती है, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। और इसमें लिखेंगे यह एक व्यवस्थित पशुपालन है, जिसमें पशुओं की एक निश्चित व्यवस्था की जाती है।
पशुओं की क्या की जाती है, एक निश्चित व्यवस्था की जाती है। इसके बाद में तीसरा अंतर आप इसमें देखेंगे, इसमें पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घुमा फिराकर पाला जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक घुमा फिरा करके पाला जाता है। इसमें लिख देंगे, इसमें पशुओं को एक स्थान पर व्यवस्थित रूप से बांध कर पाला जाता है। एक स्थान पर व्यवस्थित रूप से क्या किया जाता है, बांध करके पाला जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अधिक पूंजी व ज्ञान की, अधिक पूंजी व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें लिख देंगे, इसमें यह पूंजी प्रधान व्यवसाय, ऐसे कर दो, यह पूंजी प्रधान व्यवसाय है तथा पशुपालक को तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। पशुपालक को क्या होती है, तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। तो ये मुख्य रूप से आप चार अंतर इसमें कर लेंगे कि चरवासी पशुचारण में और वाणिज्य जो पशुधन पालन है, इसमें क्या क्या अंतर है। चार अंतर आप बता देंगे। पहला आप बताएंगे कि जो चरवासी पशुचारण है, चरवासी पशुचारण का मुख्य उद्देश्य केवल जीवन निर्वाह करना है, अपना जीवन यापन करना है, पैसे कमाना नहीं है। वाणिज्य पशुधन पालन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना या व्यापार करना है। चरवासी पशुचारण अव्यवस्थित प्रकार का पशुपालन होता है, जिसमें पशुओं को निश्चित रूप से उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती है, चारे पानी की अन्य कोई भी हम देखें। इसके बाद में चरवासी पशुचारण है, इसमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि स्थायी पशुधन पालन में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। चरवासी पशुचारण में जो पशुपालक है, इसको ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं होती है, ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं होती है। नॉर्मल ज्ञान वाला जो व्यक्ति है वो भी क्या कर सकता है, चरवासी पशुचारक कर सकता है। और एक इसमें जो वाणिज्य पशुधन पालन है, इसमें पशुओं के स्वास्थ्य पर, उनके जननिक सुधार पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें, वाणिज्य पशुधन पालन की विधि। वाणिज्य पशुधन पालन की विधि, यानी वाणिज्य पशुधन पालन है वो किस प्रकार से किया जाता है, वाणिज्य पशुधन पालन की विधि क्या है। लिख लो सबसे पहले, वाणिज्य पशुधन पालन के लिए वाणिज्य पशुधन पालन के लिए स्थायी फार्म होते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन के लिए स्थायी फार्म होते हैं जो विशाल क्षेत्र पर, फैले रहते हैं। लंबे चौड़े फॉर्म होंगे, विशाल क्षेत्र पर फैले रहेंगे,
दूसरा लिख लो, संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है तथा इनके चारों ओर बाड़ लगाकर पशुओं की चराई को बाड़ लगाकर पशुओं की चराई को नियंत्रित किया जाता है। पशुओं की चराई को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद में लिखेंगे, जब एक इकाई की घास समाप्त हो जाती है तो पशुओं को दूसरी इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है। दूसरी इकाई में क्या कर दिया जाएगा? उनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अब देखो, वाणिज्य पशुधन पालन की मुख्य विधि क्या है? सबसे पहली बात यह है कि वाणिज्य पशुधन पालन के लिए कैसे फार्म होते हैं, स्थायी फार्म होते हैं। ये हमने पहले भी बात कर ली थी कि वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं को एक जगह बांध करके पाला जाता है, एक जगह स्थायी रूप से रख के पाला जाता है। और ये स्थायी जो फार्म होते हैं, ये छोटे फार्म नहीं होते हैं, बहुत बड़े और विशाल क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। फिर ये जो संपूर्ण विशाल क्षेत्र पर ये जो फार्म फैले हुए होते हैं, इनको छोटी छोटी इकाइयों में बांट लिया जाएगा। इस प्रकार से, जैसे मान लो ये इतना लंबा चौड़ा कोई फील्ड है जहाँ वाणिज्य पशुधन पालन किया जा रहा है, तो इसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट देंगे। एक इकाई ये बना दी, एक ऐसे बना दी, एक ऐसे इकाई, इनको छोटी छोटी इकाइयों में बांट देंगे। छोटी छोटी इकाइयों में बांटने के बाद में यहाँ जो घास उग रही है, तो इस इकाई के पशु इसमें नहीं जाए, इसके लिए इसके चारों ओर बाड़ कर दी जाती है। कोई भी तारबंदी वगैरह कर देंगे, पशुओं को इसमें छोड़ देंगे। और जब इस इकाई की घास समाप्त हो जाती है तो पशुओं को यहाँ से इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ वाली घास को खाएंगे, तब तक इधर वाले की घास क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। इसे विशाल क्षेत्र होते हैं। फिर इसकी समाप्त हो गई तो आगे वाले में ट्रांसफर कर देंगे, इसमें ट्रांसफर कर देंगे, फिर पीछे से क्या करते जाएंगे? वापस इनको ट्रांसफर करते जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है? ये स्थायी है वो पशुधन पालन किया जाता है। अब ध्यान देंगे, इसके अंदर जो हमारा आपका पाठ चल रहा है, प्राथमिक क्रियाकलाप या प्राथमिक क्रियाएं, तो इनमें आपकी दो प्रकार की प्राथमिक क्रियाएं हो चुकी हैं। पहला आपका भोजन संग्रहण एवं आखेट था। भोजन संग्रहण और आखेट की विशेषता हो गई। भोजन संग्रहण किसे कहते हैं, आखेट किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा हो गई। किस प्रकार का क्रियाकलाप है? बिल्कुल आदिम क्रियाकलाप है। किस प्रकार के लोगों के द्वारा किया जाता है? पूर्णतः आदिम जनजातियों के द्वारा किया जाता है। कौन से क्षेत्रों में किया जाता है? विषम जलवायु परिस्थिति वाले क्षेत्रों में किया जाता है। विषम जलवायु परिस्थिति का मतलब क्या होता है कि ऐसी जलवायु जहाँ जीवन जीना बहुत कठिन होता है, ऐसी परिस्थितियों में लोग मतलब क्या करते हैं? जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती हैं, धरातल भी किसी भी प्रकार की कोई फसलों के लिए या अन्य कोई भी गतिविधि है उसके लिए अनुकूलित नहीं होगा। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्र हैं, तो विपरीत परिस्थितियां जो होती हैं, विपरीत जलवायु वाली जो परिस्थितियां होती हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है? भोजन संग्रहण और आखेट किया जाता है। बिल्कुल निम्नतम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। सब विशेषताएं हो गई हैं।
और भोजन संग्रहण का वर्तमान समय में जो विश्व व्यापार है, इस विश्व व्यापार में भोजन संग्रहण को किस प्रकार से बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिल रहा है, उसकी भी हमने बात कर ली थी। बढ़ावा कैसे मिल रहा है, और फिर विश्व बाजार में ज़्यादा प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर पा रहा है, ये भी हमने बात कर ली थी। सब चर्चाएं हो चुकी हैं। वाणिज्य पशुधन पालन, दूसरा आपका पशुचारण है। आर्थिक क्रियाओं में दूसरी आर्थिक क्रिया हो गई है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में दूसरी पशुधन पालन या पशुचारण, जो दो प्रकार के थे। अब हम बात करेंगे कृषि की। तीसरी प्राथमिक जो आर्थिक क्रिया है वो कौन सी है आपकी, कृषि। तो हेडिंग डाल लें, कृषि क्या है, ये भी एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों है, क्योंकि हमने बात की थी कि ऐसे क्रियाकलाप जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जिनसे जो भी आय प्राप्त होती है, इसमें प्रकृति का प्रत्यक्ष योगदान होगा, उनको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। तो कृषि आएगा, इसमें लिखें आप कृषि की पहले परिभाषा लिखो। जमीन में फसल उगाकर, कृषि किसे कहते हैं, जमीन में फसल उगाकर, जमीन में फसल उगाकर उसमें निश्चित समयांतराल पर सिंचाई करना, निश्चित समयांतराल पर क्या करना, सिंचाई करना। यानी जमीन में फसल उगाकर उसमें निश्चित समयांतराल पर सिंचाई करना ही क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। अब इसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे कृषि के प्रकार है, तो कृषि की परिभाषा हो गई। अब देखो कितने प्रकार की कृषि है, लगभग पहले हम लिख लेते हैं सबको। वैसे अभी जैसे हमने पशुचारण पढ़ा था ना, वह पशुचारण है वो दो प्रकार का होता है, चलवासी पशुचारण होता है और एक स्थायी पशुचारण होता है। तो इसी प्रकार से कृषि के भी हम प्रकार पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आप नीचे लिखें कृषि के प्रकार, हेडिंग डाल लो, कृषि के प्रकार। और फिर इन सभी प्रकारों का हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। कृषि जो है मंडेरी क्रियाकलाप है, प्राथमिक क्रियाकलाप है, कृषि की परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद में कृषि कितने प्रकार की होती है, उस प्रकार की हम बात करेंगे। तो कृषि के प्रकार में देखो, सबसे पहले कृषि है वो है जीवन निर्वाह कृषि। नंबर 1 कौन सी कृषि है, जीवन निर्वाह कृषि। यानी ऐसी कृषि जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपना जीवन यापन करना है, अपना जीवन निर्वाह करना है। और ये दो प्रकार की होती है, जीवन निर्वाह कृषि है, ये दो प्रकार की होती है। एक होगी आदिम कालीन जीवन निर्वाह, आदिम कालीन जीवन निर्वाह है। और एक इसमें प्रकार आएगा, वो आएगा गहन जीवन निर्वाह, गहन जीवन निर्वाह। तो जीवन निर्वाह कृषि जो है ये दो प्रकार की होगी। आदिम कालीन जीवन निर्वाह का मतलब जो प्रारंभिक समय का जो मानव था, आदिम मानव था, स्थानांतरित जो कृषि है वो आदिम कालीन जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आती है। और यानी सबसे पहले मानव ने भोजन संग्रहण और आखेट पढ़ा था। दो शब्द और ध्यान रखना, मानव की अगर आपको प्राचीनतम आर्थिक क्रिया पूछे, पहले इधर ध्यान दो, अगर आपको पूछा जाए कि मानव की प्राचीनतम या तम शब्द आ गया, प्राचीनतम आर्थिक क्रिया कौन सी थी, तो प्राचीनतम आर्थिक क्रिया में आखेट था, सबसे पहले आखेट था। और इसी के साथ आप शब्द जोड़ सकते हैं आखेट एवं भोजन संग्रहण। प्राचीनतम आखेट क्रिया में अगर आपको पूछा जाए तो शब्द ये कौन सी क्रिया है, आखेट एवं भोजन संग्रहण। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि मानव की प्राचीन आर्थिक क्रिया का नाम बताओ, तो कौन सी आएगी, कृषि। मानव की प्राचीन आर्थिक क्रिया का नाम बताओ, कौन सी आएगी, कृषि। अगर आपको कहा जाता है कि प्राचीनतम कृषि का नाम बताओ, प्राचीनतम, तम शब्द लगते ही कृषि में सबसे पुरानी कृषि कौन सी थी, आदिम कालीन जीवन निर्वाह कृषि। या इसको आप स्थानांतरण
कृषि या स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरणशील कृषि भी कह सकते हो। समझ गए? तो आपसे प्रश्न प्राचीनतम अगर आर्थिक क्रिया पूछे आपको, प्राचीनतम आर्थिक क्रिया अगर आपको पूछी जाती है तो आपको बताना है आखेट और भोजन संग्रह। प्राचीनतम अगर आर्थिक क्रिया पूछी जाती है तो आपको बताना है आखेट और भोजन संग्रह है। प्राचीन आर्थिक क्रिया अगर पूछी जाती है तो आपको बताना है कृषि। प्राचीन आर्थिक क्रिया में क्या बताना है? कृषि। अगर आपको ये कहा जाए कि प्राचीनतम कृषि, शब्द कौन सा दे दे? प्राचीनतम कृषि, और एक शब्द कौन सा दे दे? प्राचीनतम आर्थिक क्रिया, और एक प्राचीन आर्थिक क्रिया, तब तो आर्थिक क्रिया प्राचीनतम आखेट और आर्थिक क्रिया प्राचीन कृषि। लेकिन कृषि में प्राचीनतम कृषि कौन सी है? आदिमकालीन कृषि है। इसका आप ध्यान रखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? कृषि के प्रकारों की, कि कृषि के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की कृषि होती है। पहले जीवन निर्वाह कृषि होगी, इसके बाद में दूसरी कृषि को रोपण कृषि। अभी इन सब की डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप एक प्रकार लिख लो इनका, मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं। एक कौन सी हो जाएगी आपकी? रोपण कृषि। तीसरी कृषि है वो लिखेंगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तीसरी कृषि कौन सी आएगी? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। लगभग जितनी भी कृषि हैं इन कृषियों के नाम से ही उनकी परिभाषा आपको स्पष्ट होती जाएगी। चौथी कृषि लिख लो मिश्रित कृषि। चौथी जो कृषि का प्रकार है वो कौन सा है? मिश्रित कृषि है। पांचवा आप इसमें लिखेंगे डेयरी कृषि। पांचवा कृषि का प्रकार है वो कौन सा है? डेयरी कृषि। छठवां लिखोगे भूमध्य सागरीय या खट्टे फलों की कृषि। छठवीं कृषि जो है यह है, या तो इसको हम कहते हैं भूमध्य सागरीय, या इसको हम कह सकते हैं खट्टे फलों की कृषि। भूमध्य सागरीय या खट्टे फलों की कृषि। सातवां है इसमें सब्जी कृषि। सातवां जो प्रकार है वो लिख लो आप सब्जी कृषि। सब्जी कृषि भी कह सकते हो, इसको आप उद्यान कृषि भी कह सकते हो, और इसको आप फल कृषि भी कह सकते हो। सब्जी कृषि या उद्यान कृषि या फल कृषि कहा जाता है। और आठवां है सहकारी कृषि। आठवां कृषि का प्रकार कौन सा है? सहकारी कृषि। आठवां सहकारी कृषि है। नौवां है सामूहिक कृषि। एक कौन सी कृषि होती है? सामूहिक कृषि होती है। एक कारखाना कृषि भी होती है, कारखाना कृषि। एक कौन सी कृषि हो गई? कारखाना कृषि। तो ये मुख्य रूप से आपके 10-12 प्रकार की कृषि हैं। वैसे जो विक्लसी है उसके अनुसार 13 प्रकार की कृषि है, लेकिन यहाँ आपको प्रकार में ये नॉर्मल रूप से 10 प्रकार की कृषि है। अब ध्यान देंगे एक बार, थोड़ा सा मैं यही आपको समझा देता हूँ। पहली कृषि कौन सी है? जीवन निर्वाह कृषि है। जीवन निर्वाह कृषि में कितनी है? 2 है। एक आदिमकालीन जीवन निर्वाह है और एक वर्तमान में जो जीवन निर्वाह है। जीवन निर्वाह कृषि का तात्पर्य केवल जीवन का निर्वाह करना होता है। केवल जो कृषक है, किसान है, वो अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि करता है। व्यापार से उसको कोई मतलब नहीं होता है, लाभ से कोई मतलब नहीं होता है। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि 2 प्रकार की कृषि हैं। आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि यानी प्राचीन समय का जो मानव था, जो आदिम मानव था, उसके द्वारा जो कृषि की जाती थी उसको आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं, या उसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। अभी हम उसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि उस कृषि में मानव एक खेत के ऊपर कृषि करने के बाद में एक क्षेत्र पर कृषि करता था। उस क्षेत्र में कृषि होने के बाद में उसको वो छोड़ दिया करता था। जब उसकी उपजाऊपन कम हो जाता था, उसमें घास वगैरह उगना कम हो जाती थी, तो उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरी जगह जा कर के कृषि करने लग जाता था।
तो स्थानांतरित करता रहता था क्षेत्रों को, इसलिए स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। एक जीवन का उद्देश्य गहन जीवन निर्वाह, इसमें क्या होता है, भूमि का गहन उपयोग किया जाता है, जितनी भी भूमि होती है उसको पड़त नहीं छोड़ा जाता है, इसमें तो पड़ती है। और इसमें जनसंख्या का भार बढ़ने के कारण धीरे धीरे जो स्थानांतरित कृषि है, वो स्थानांतरित कृषि है वो धीरे धीरे किसमें रूपांतरित हो गई, गहन निर्वाह कृषि में रूपांतरित हो गई। जैसे जैसे जनसंख्या का भार बढ़ा, तो जनसंख्या का भार बढ़ने से आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि है ये गहन जीवन निर्वाह कृषि में परिवर्तित हो गई। तो इनके बारे में हम पूरा अभी अध्ययन करेंगे। एक आएगी रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या किया जाता है, जो कृषि की जाती है उस कृषि की पहले पौध तैयार की जाएगी और फिर उस पौध को एक स्थान से उखाड़ करके दूसरे स्थान पर ले जाकर रोपा जाता है, इसलिए इसको रोपण कृषि कहते हैं। एक है इसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य, विस्तृत का मतलब होता है बहुत विशाल क्षेत्र में, वाणिज्य का मतलब व्यापार, अनाज का मतलब अनाज, यानी बहुत विस्तृत क्षेत्र में अनाज को उगा करके क्या करना, व्यापार करना। बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में, बहुत विस्तृत क्षेत्र में अनाज को उगाना जिसका उद्देश्य क्या हो, व्यापार करना हो, उसको विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहते हैं। एक मिश्रित कृषि आएगी। मिश्रित कृषि में पशु और कृषि दोनों क्रियाएं साथ साथ की जाती हैं। मिश्रित कृषि में जिसमें पशु भी पाले जाएं और पशुओं के पालने के साथ साथ खेती भी की जाती है, कृषि भी की जाती है, उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। डेयरी कृषि का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल पशु पालना होता है, इसमें खेती नहीं की जाती है। ध्यान देंगे, इसमें भी पशु पाले जाते हैं, डेयरी कृषि में भी पशु पाले जाते हैं, लेकिन मिश्रित कृषि में तो पशु और पशु के साथ साथ क्या किया जाता है, चारा है वो किसान स्वयं उगाता है, जैसे हम कर रहे हैं अपने गांव में, ये मिश्रित कृषि। डेयरी कृषि जैसे आपने देखा कि जयपुर में ले जाकर के डेयरी लगा ली, वो डेयरी तो कृषि है, उसमें केवल पशु पालेंगे, वहाँ खेती थोड़ी करेंगे। तो डेयरी कृषि में केवल पशु ही पाले जाते हैं, उनके लिए चारा नहीं उगाया जाता है, तो वो डेयरी कृषि होती है। एक आपकी भूमध्य सागरीय या खट्टे फलों की कृषि है, इसको खट्टे फलों की कृषि भी कहा जाता है। भूमध्य सागर का नाम लेते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि जो भूमध्य सागर है, पढ़ा था हमने कक्षा 11 में, भूमध्य सागर, लाल सागर, जो अटलांटिक महासागर है इसी का भाग है भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो इसकी जलवायु अनुकूलित, खट्टे फलों के लिए अनुकूलित जलवायु है, तो यहाँ खट्टे फलों की कृषि होती है, ज़्यादातर अंगूर की कृषि होती है। एक है आपकी सब्जी कृषि, जिसमें मुख्य रूप से या तो सब्जी उगाई जाएगी, या इसको उद्यान कृषि, या इसको फल कृषि, या इसको ट्रक कृषि भी कहते हैं। इसका एक नाम और है, इसको और क्या कहा जा सकता है, इसको ट्रक कृषि भी कहा जा सकता है। सब्जी कृषि भी कह सकते हैं, उद्यान कृषि भी कह सकते हैं, फल कृषि भी कह सकते हैं, और इसको ट्रक कृषि भी कहा जाता है। एक होती है सहकारी कृषि, सहकारी कृषि, और एक होती है सामूहिक कृषि। इस सहकारी कृषि में और सामूहिक कृषि में थोड़ा सा अंतर है। इसमें कृषक का अपने खेत को पूर्ण रूप से दूसरों के अधिकार में नहीं देगा, खेत पर कृषक का पूर्ण रूप से अधिकार होगा, इसमें पूर्ण रूप से अधिकार नहीं होता है। एक कारखाना कृषि होती है। कारखाना कृषि का तात्पर्य होता है, इस कारखाना कृषि में भी पशु भी पाले जाते हैं, कारखाना कृषि में भी पशु पाले जाते हैं। डेयरी कृषि और कारखाना कृषि दोनों में क्या किया जाता है, तीनों में मान लें, डेयरी कृषि में, मिश्रित कृषि में, और ये जो है आपकी कारखाना कृषि, डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि और जो कारखाना कृषि है, इन तीनों प्रकार की कृषि में ही क्या किया जाता है, पशु पाले जाते हैं। लेकिन इसमें अंतर होता है, ध्यान देना, इन दोनों में केवल और केवल पशु पाले जाते हैं। डेयरी कृषि में भी केवल और केवल पशु पाला जाएगा, और कारखाना कृषि में भी क्या पाला जाएगा, केवल पशु पाला जाएगा। इसमें पशु और खेती दोनों किया जाता है, तो ये तो अलग हो गई ना। मिश्रित कृषि में पशुपालन के साथ साथ खेती भी की जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। डेयरी कृषि में भी केवल पशु पाला जाता है, कारखाना कृषि में भी पशु पाला जाता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा, डेयरी कृषि में जो पशु पाले जाते हैं उनके पशुओं के चारे के लिए
वहाँ से जो गांव में खेती हो रही है वहाँ से चारे का प्रबंधन होता है, वहाँ से चारे की व्यवस्था होती है। जबकि कारखाना कृषि के अंदर चारा नहीं खिलाया जाता है पशुओं को। कारखाना कृषि में जो कारखाने के अंदर भोजन तैयार होता है पशुओं का, कारखाने में तैयार होता है जो भोजन पशुओं का कारखाने में तैयार होता है, उस भोजन के आधार पर ही, कारखाने में तैयार भोजन के आधार पर ही पशुओं को पाला जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कारखाना कृषि रखा गया है। तो इस प्रकार से ये आपकी मुख्य मुख्य कृषि हैं, जिनका अब हम क्या करेंगे, विस्तार से इनका हम विवरण करेंगे कि जीवन निर्वाह कृषि क्या है। जीवन निर्वाह के अंदर भी दो प्रकार की हैं, एक आदिम कालीन जीवन निर्वाह है और एक गहन जीवन निर्वाह कृषि है। उसकी विशेषता हम पढ़ेंगे, कहाँ की जाती है, क्यों की जाती है, स्थानांतरित कृषि क्या होती है, वो कहाँ की जाती है। इसी प्रकार से अन्य जो भी कृषि के प्रकार हैं उनका अब हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।